डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोवती। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम इसे पढ़ने से पहले इसकी कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। शब्दार्थ। मितली का अर्थ है उल्टियाँ या जी मिचलाना। निरा का अर्थ है केवल। खींचना का अर्थ है क्रोधित होना या झुंझलाना। कमतर का अर्थ है कम अच्छा। सुविधे का अर्थ है सुविधाजनक। रील का अर्थ है झालर। शताब्दी का अर्थ है 100 साल का समय। चलन का अर्थ है प्रचलन में। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। खुराक निश्चित मात्रा। अटपटा उटपटांग या अजीब सा। आश्वासन भरोसा। स्टॉक संग्रह सहल आसान। अब हम इसका चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के अनुभवों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह कहती हैं कि वह दादी नानी बड़ी बुआ या बड़ी मौसी की उम्र की होंगी, इसलिए उम्र में सियाना महसूस कर रही हैं। वह अपने बचपन और आज के समय में हुए बदलाव के बारे में बताते हुए कहती हैं कि समय के साथ उनके पहनने ओढ़ने के ढंग में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, लेकिन इस उम्र में उन्हें अब हल्के रंग के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। अपने बचपन के बारे में वो बता रही हैं, तो देखते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो ये जो लेखिका हैं वे कह रही हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी नानी बुआ मौसी हो सकती हूँ। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। सियाना का मतलब होता है समझदार हो गई हूँ, अपने आप को बड़ा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी ग्रे काला चॉकलेटी। तो उन्हें पहले कैसे कपड़े पसंद थे? नीले कलर के कपड़े पसंद थे, जामुनी ग्रे काला चॉकलेटी। तो पहले ये इस कलर के कपड़े उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, तो अब उनका मन कैसा कर रहा है कि सफ़ेद हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन कर रहा है, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। यहाँ लेखिका कह रही हैं, जब पहले वो जूते पहनती थी तो उनके पैरों में जूते चुभते थे, जिससे उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो इसीलिए वे अपने साथ रुई रखती थी, जो कॉटन जो होती है उसे रखती थी, जिससे कि जब भी जूते चुभें तो वो कॉटन लगा लें पैरों में। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता।
यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी कि जो वो ऑलिव ऑयल था या कैस्टर ऑयल था, जो उसे पीने की बारी आती तो एक अजीब सी महक आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने भी पीते वह शनिवार वाली दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको को रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। लेखिका कहती हैं कि अभी खान पान की चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ चुका है, बच्चे की पसंद बदल चुकी हैं। लेखिका का घर शिमला मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। उनके घर में सब भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेकिन वो खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी, बल्कि रात को बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। लेखिका को शिमला के काफल फल बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो लेखिका ने इसमें क्या कहा है? लेखिका ने इसमें बताया है कि चना जोर गरम और अनारदाने का चटपटा स्वाद उन्हें नहीं भूलता है। बच्चे पुड़िया में तेज मसाला बरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमते हुए चना पापड़ी खाते। आगे चलते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। हम घोड़ों को कुछ कम अच्छे समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल,
सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिल का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरे आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुविधे वाली हिमाचली टोपियाँ। ये आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।